गर्मी का मौसम था। सूरज की तपती धूप बहुत ज़्यादा थी। धूप की दहकती आग से जल्द मेरी चमड़ियाँ झुलसती हुई महसूस हो रही थी। मेरा गोरा रंग झुलस कर लाल हो रहा था। आज स्कूल में अकेली गई थी। मेरी दोनों सहेलियों ने छुट्टी की थी और वापसी पर मैं अकेली थी, क्योंकि मोहल्ले की कोई भी लड़की साथ नहीं गई थी। मेरा स्कूल घर से आधे घंटे की दूरी पर था। जब हम तीनों सहेलियाँ इकट्ठी जाती तो बातों में वक्त का पता ही नहीं चलता था। और आज जबकि मैं अकेली थी, ये रास्ता मुझे बहुत ज़्यादा लंबा महसूस हो रहा था। मैं घर के पास पहुंचने वाली थी जब मुझे गली के नुक्कड़ पर वही लड़का अपने जैसे एक लफंगे दोस्त के साथ खड़ा नजर आया, जिसे कुछ दिनों से मैं वहाँ खड़ा देखती रहती थी। वह कुछ बोलता तो नहीं था, बस घटिया नज़रों से मुझे देखता रहता था। आज मैं अकेली थी। मुझे उससे अजीब सा डर लगने लगा, जिसकी वजह शायद ये थी कि पूरी गली सुनसान थी, कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था। जब मैं उसके पास से गुजरने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और एक खत मेरे हाथ में दे दिया। मैं उसकी इस हरकत से घबरा गई, साथ में किसी के देख लेने का भी डर था। मैं जल्दी से भागकर घर में दाखिल हो गई और वह खत मेरे हाथ में था। मैंने उसे चुपके से अपने बैग में डाल लिया ताकि कोई देख ना सके। घर में आई तो मम्मी और दादी बरामदे में बैठी हुई थी। मैं भी अपना स्कूल ड्रेस बदलकर उनके पास आ गई और खाना खाने के बाद जब मम्मी और दादी अपने कमरे में आराम करने गई, तब मैंने अपने कमरे में आकर वह खत खोला। सबसे ऊपर एक दिलचस्प शायरी लिखी हुई थी। फिर उसके बाद जो लिखा हुआ था कि वह पिछले कई दिनों से सिर्फ मेरे लिए वहाँ पे खड़ा होता है। और फिर अपनी मोहब्बत का इजहार करने के बाद उसने लिखा था कि मैं उसे इस खत का जवाब ज़रूर दूँ। खत पढ़ने के बाद मैं कितने देर तक हैरान परेशान बैठी रही। ये सच था कि मैं बहुत हसीन थी और मुझे अपने हुस्न का बहुत गुमान था। मैं जानती थी कि जितनी मैं हसीन हूँ, मुझे कोई राजकुमार ही ब्याह कर ले जाएगा। लेकिन फिर एक हकीकत ने मेरी आंखें खोल दी थी। राजकुमार गरीबों की झोपड़ी में नहीं आते। इसलिए मैंने ये सपना देखना छोड़ दिया और एक हकीकत की दुनिया में जीने लगी। और मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। हम तीन बहनें थीं। मेरे पापा गांव के खाद भंडार में काम करते थे और साथ में कुछ ज़मीनें थी, जिससे हमारा गुजर बसर अच्छे से हो जाता था। लेकिन मेरे अपने सपने ऊंचे थे। मैं हवाओं में उड़ना चाहती थी और ये नहीं जानती थी कि जो जितना ऊंचा उड़ता है उतना ही तेज़ी से ज़मीन पर भी गिरता है। मेरी दीदी मुझसे 4 साल बड़ी थी और गांव के हाई स्कूल से 10वीं पास किया था। वह उसके आगे नहीं पढ़ना चाहती थी और ना ही मेरे पापा ने मेरी दीदी पर पढ़ाई को लेकर कोई दबाव डाला। जबकि मैं अब 10वीं क्लास में थी और आगे शहर जाकर पढ़ना चाहती थी और मेरी बात पर किसी को ऐतराज़ भी नहीं था। शहर हमारे गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर था। हमारे गांव से कॉलेज के लिए बस जाती थी, जिसमें कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां जाती थी। हमारे पेपर होने वाले थे और मैं बहुत दिल लगाकर पढ़ाई कर रही थी, जबकि मेरी दोस्तों को भी मेरी बहन की तरह पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं था और ना ही वह आगे पढ़ने के सपने देखती थी। यही वजह थी कि वह आए दिन छुट्टियां करती थी और मुझे अक्सर अकेला जाना पड़ता था। अगले दिन जब हम लोग कॉलेज से वापस आ रहे थे तो वही लड़का फिर नजर आया। वह अपनी रोज़ की जगह पर ही खड़ा था। आज उसने मेरी दोनों सहेलियों के होते हुए उसने इस खत के बारे में बात शुरू की। मैंने उसे गुस्से से डांट दिया और कहा कि आइंदा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन उस पर तो जैसे किसी बात का असर नहीं हुआ था। वो बेशरम की तरह वहीं पर खड़ा रहा। हम जब तक उसकी नज़रों से ओझल ना हो जाती, वह हमें देखता रहता था। उस दिन भी मैं अकेली थी और वापस घर आते हुए घबरा रही थी। आज भी गर्मी चरम सीमा पर थी। जब मैं घर के करीब पहुंची, वो मुझे देखकर अलर्ट हो गया। आज वह अकेला था। मैं उसे नज़रअंदाज करके जाने लगी। उसने आज बदतमीजी की हद पार कर दी और मेरा हाथ थाम लिया। मेरा दिमाग भग से उड़कर रह गया। उससे पहले कि मैं उसके मुंह पर चमाटा मारती, वो मेरे तेवर देखकर घबरा गया। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई, खूब बेइज्जत किया। मुझे लगा था ये सब उसके लिए काफ़ी होगा और वह उसके बाद मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन ये मेरी कमअक्ली थी। वह इतना बेशरम था कि अगले दिन वहाँ फिर मौजूद था। मुझे देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये मेरी बर्दाश्त की अब हद हो गई थी। घर आने के बाद मैंने सब कुछ अपनी मम्मी को बताया। फिर जब पापा शाम को घर आए तो मम्मी ने उन्हें बताया कि रास्ते में एक लड़का खड़ा होता है। पापा ने कहा कि इस मामले को वह खुद देख लेंगे। अगले दिन जब हम आए तो उसने फिर से मुझे खत देने की कोशिश की। उसी बीच मेरे पापा भी वहाँ पहुँच गए और उसकी ऐसी बेइज्जती की कि उसके बाद वह लड़का मुझे कहीं नज़र नहीं आया। इस किस्से के बाद मेरे माँ बाप मुझ पर पहले से ज़्यादा भरोसा करने लगे, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। कुछ दिन बाद मेरे कॉलेज के पेपर हो गए थे
तो मैं घर पर आराम करने के बजाय सिलाई सीखने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई, ताकि अपनी मर्ज़ी से अपने कपड़े सिलाई कर सकूं। हमारे गांव में एक सिलाई सेंटर था, वहीं पर एक गांव की औरत सिलाई सिखाया करती थी। सारी गांव के औरतें वहीं पर अपना कपड़ा सिलवाया करती थीं। उसके पास बहुत सी लड़कियां सिलाई सीखने आती थीं और कुछ ही दिनों के सिलाई सीखने में वह ट्रेंड हो जाती थी और अपने कपड़े खुद सिला करती थी। उसका पति भी इस सिलाई सेंटर में सिलाई करता था, लड़कों को भी सिलाई सिखाया जाता था। मम्मी ने मेरा भी वहाँ दाखिला करवा दिया। अब मैं सुबह दीदी के साथ घर के काम ख़त्म करती और फिर सिलाई सीखने चली जाती। इतवार की छुट्टी होती थी, मुझे वहाँ जाते हुए 2 महीने हो गए थे। मुझे बहुत अच्छी सिलाई आ गई थी। एक तो मैं दिमाग की बहुत तेज़ थी, इसलिए जो भी डिज़ाइन देखती आसानी से बना सकती थी। उन दिनों मेरे रिश्तेदार में से किसी के घर में शादी थी। मैंने उसके लिए जो फ़्रॉक बनाना था उसका डिज़ाइन मुझे समझ नहीं आ रहा था और वो मुझे पसंद भी बहुत था। मैं वही डिज़ाइन बनवाना चाहती थी। अगले दिन इतवार था और सिलाई में हमें छुट्टी थी, जबकि शादी का फंक्शन सोमवार को था और ये ड्रेस मुझे उसी दिन पहनना था। मेरे पास पहनने को कपड़े तो बहुत थे, लेकिन मेरा दिल न जाने क्यों उस ड्रेस में अटक गया था। मैंने सिलाई वाली दीदी से बात की तो वह राज़ी हो गई। ड्रेस बनाने में मेरी मदद करने लगी। अगले दिन मैं उनके पास चली गई। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। उन्हें किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना था, वो मुझे 1 घंटे का कहकर चली गई। मेरा भी काम बस ख़त्म होने वाला था। मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म करने लगी। अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी की नज़र मुझ पर घूर रही हो। मैंने नज़र उठाकर ऊपर देखा तो सामने सिलाई वाली दीदी के पति मुझे बड़ी गौर से घूर रहे थे। उनकी आंखों में इतनी अजीब सी चमक थी और हवस देखकर मैं बौखला गई। मैंने अपना दुपट्टा ठीक किया, जो कि सिलाई करते समय मैंने उतार कर एक साइड में रख दिया था। सामने देखा तो वह आदमी अभी तक उसी पोजीशन में खड़ा था। अपना काम तो मैं ऑलमोस्ट कर चुकी थी, बाकी जो रह गया था वह घर जाकर करना था। मैं उठ गई, इतने में वह भी तेज़ी से अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरी तरफ तेज़ी से बढ़ने लगा। मेरे लिए ये समय किसी दुर्घटना से कम नहीं लग रहा था। मैंने अपने आसपास नज़र घुमाकर देखा, शायद कोई चीज़ मेरी सुरक्षा के लिए मुझे मिल जाए, लेकिन कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मैं अपना बचाव कर सकती। इतने में वो बिल्कुल मेरे पास आ गए। उनके मुंह से बदबू उठ रही थी, शायद बहुत नशे में लग रहा था। वो मेरे पास आ गया और मैं पीछे पीछे हटती गई। अब मेरे पीछे सिर्फ दीवार थी और मैं दीवार के सहारे चिपक गई थी। मैंने अपने अंदर बहुत हिम्मत इकट्ठी की, उसे पीछे धकेलते हुए बाहर निकलने लगी तो उसने एक कमीनी हंसी हंसते हुए, आंखों में जैसे हवस दिखाई दे रहा हो, उसने मेरा बाजू पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। मैं उससे अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी, मगर उस खबीस पर तो जैसे किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वह हद से आगे बढ़ रहा था। मैं दिल ही दिल में अपने भगवान को पुकारने लगी। अचानक दरवाजे पर जोरदार से किसी की आने की आहट होने लगी। ये आवाज़ जहाँ मुझे नई जिंदगी की उम्मीद दे रही थी, वहीं पर उस दरिंदे नुमा इंसान का रंग फीका होने लगा था। वह बहुत बुरी तरह से घबरा गया था। मैंने भाग के दरवाजे को खोला। बाहर मेरी सिलाई वाली दीदी खड़ी थी। मुझे इस हाल में देखकर वह डर गई। मेरे बाल बिखरे हुए थे, मेरा दुपट्टा नीचे गिरा हुआ था, जो कि अपनी कहानी आप सुना रहा था। मेरे पीछे पड़ी चारपाई के पास उनके पति खड़े थे और दरवाजे के पास मैं खड़ी थी। मैं अपना दुपट्टा उठाकर बिना कुछ कहे अपने घर आ गई। मैं नहीं जानती थी कि मुझे हाथ जोड़कर अपने पति की गलतियों के लिए माफ़ी मांग रही थी। मैं वैसे भी खुद में इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी किसी को ये बात बताऊं। अगर बताती तो शायद मुझ पर कोई यकीन न करता और शायद मुझे ही सब गलत ठहराते और न जाने मेरा कोई यकीन भी करता या नहीं, उल्टा बदनाम हो जाती। इसलिए मैंने नसीब यही समझा कि मैं अपना मुंह बंद रखूं और जो हुआ उसे भूल जाऊं। लेकिन उसके बाद मैं फिर उनके घर नहीं गई। मम्मी ने बहुत पूछा कि आखिर क्या हुआ, तुम उनके घर क्यों नहीं जा रही हो। मैंने कहा कि सिलाई अब सीख चुकी हूँ, अब मेरा दिल नहीं कर रहा वहाँ जाने का। उन्होंने भी ज़्यादा मुझ पर दबाव नहीं डाला। कुछ दिन के बाद मेरा रिजल्ट आ गया। मैंने बहुत अच्छे नंबरों से पास किए थे। मेरे रिजल्ट से मेरे घर वाले बहुत खुश थे और मुझे आसानी से इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया था। मैंने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया था। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही थी, मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। ये मेरा ऐसा सपना था जो मैं जागती आंखों से देख रही थी और अब उसे पूरा होता हुआ भी देख रही थी। मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी वह प्राइवेट था। यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी और पढ़ाई के मामले में यहाँ के टीचर बहुत सख्ती करते थे। इंस्टीट्यूट में पढ़ाई तो बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन प्रैक्टिकल में मुझे थोड़ी सी समस्या थी और मैं ये चाह रही थी कि कोई अच्छी सी कंप्यूटर में ही पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, जिससे मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन मेरी ये समस्या थी कि मैं नौकरी कैसे करती।
नाइट में मेरे मम्मी पापा तो मुझे कभी नौकरी करने नहीं देते, लेकिन मेरी समस्या बहुत जल्दी ही सॉल्व हो गई थी। मेरी प्रैक्टिस टीचर ने मुझे अपने साथ ही अपने केबिन में काम दे दिया, जिससे मेरे प्रैक्टिस में मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। उसके बाद उस टीचर की जगह पर एक नया टीचर आया। सर की पर्सनैलिटी तो कोई इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। ऊपर से उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा था जो सीधा दिल पर उतार देता था। उनके चेहरे पर एक साइड में तिल था और उनकी उम्र 30 साल के लगभग होगी। बहुत सी लड़कियां उनकी आवाज़ की दीवानी थी। ऊपर से वो बहुत सिंपल और सोबर से थे। उनका हुलिया और उनकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत पसंद था। आजकल के लड़कों की तरह छिछोरे नहीं थे। कुछ दिन में हमारे पेपर स्टार्ट होने वाले थे। मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी। पेपर के बाद हमारी छुट्टियां हो गई और ये छुट्टियां मैंने घर पर बिताने का फ़ैसला कर लिया। मैं जब घर पर थी और पढ़ाई से फ्री हुई तो मैंने दीदी को गौर से देखा। वो मुझे बहुत बदली बदली सी महसूस हो रही थी। शायद मैंने पहले गौर नहीं किया उन पर, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में बहुत बिजी थी। उनके रोज़ के रूटीन ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह अपने मोबाइल पर बहुत वक्त बिताने लगी थी। हर वक्त कॉल और मैसेज करती रहती और साथ ही धीमे धीमे मुस्कुराती रहती थी। इस बात ने मेरा दिल धड़काने पर मजबूर कर दिया। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि खोज लगाकर ही रहूँगी, मामला क्या है। उसी रात को मैंने अपनी दीदी के साथ सोने का फ़ैसला किया। जब मैंने उन्हें कहा कि मैं आपके साथ ही सोऊंगी, तो वह चौंक गई। उनके चौंकने पर मैंने बहाना किया कि मुझे डर लग रहा है आज। मैं इतने दिन से पेपर में बिजी थी तो आपसे बात नहीं हो पाई। रात को आपसे बात करूंगी। पहले तो उन्होंने टाल मटोल की। मेरे काफ़ी ज़िद करने पर वह चुप हो गई। रात को मैं उनसे बात करती रही और वह हूँ हाँ में जवाब देती रही। साफ लग रहा था कि वो मुझसे बात नहीं करना चाह रही, ताकि मैं सो जाऊं। फिर कुछ देर के बाद मैंने सोने का नाटक किया। जब काफ़ी देर बीत गया तो दीदी ने मुझे हिलाया, मगर मैं सोती बनी रही। मुझे सोता हुआ समझकर उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और मैसेज करने लगी। जब सब घर वाले सो गए तो वो मोबाइल उठाकर छत पर चली गई। थोड़ी देर के बाद मैं भी दबे पैरों से उनके पीछे चल पड़ी, तो जैसे सारे जहां से बेखबर होकर न जाने किसके साथ बातें करने में बिजी थी। उन्हें मेरी मौजूदगी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा, वह एकदम से बौखला गई। घबराई हुई नज़रों से मुझे देखने लगी और जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने कुछ नहीं कहा, चुप से पलट आई। मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैं उस वक्त सो गई और सुबह उठकर मैंने दीदी से इस बारे में बात शुरू की। पहले उन्होंने टाल मटोल से काम लिया, फिर आखिरकार उन्होंने मुझे बताया वह किसी को पसंद करती हैं और उससे शादी करना चाहती थी। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। वह तो मुझसे भी ज़्यादा डरपोक है और मम्मी पापा से चुप कर कैसे किसी लड़के से बात कर सकती थी। मैंने दीदी से कहा, अगर वह आपके साथ इतना ही प्यार करता है तो उन्हें बोलो कि वह अपनी मम्मी पापा को हमारे घर भेजे और तुम्हारी शादी की बातचीत करें। लेकिन अगर वह टाल मटोल से काम लेता है तो समझ जाइए वह आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है। मेरी बात सुनकर दीदी हैरान हो गई और रोते हुए बोली कि उसने रिश्ता भेजा था, लेकिन पापा ने मना कर दिया क्योंकि वह हमारी बिरादरी का नहीं है। मैं ये सुनकर चुप हो गई। दीदी को तसल्ली दी और कहा, अगर वह आपसे सच्ची मोहब्बत करता है तो ज़रूर आपको मिलेगा। और फिर उसी दिन मेरे इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिकल भी शुरू हो गए। हमारे नए सर ने हमें पढ़ाना शुरू कर दिया। जब मैंने सर को देखा मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा जैसे मेरी कोई बिछड़ी हुई चीज़ मुझे मिल गई हो। मैं उन सर के लिए न जाने अपने दिल में कैसा एहसास रखने लगी थी कि मैं दिल ही दिल में सर को पसंद करने लगी हूँ। वह भी बाकी लड़कियों के ज़्यादा मुझे अहमियत देते थे। उनका देखने का अंदाज और दिल में समा जाने वाली आवाज़ मेरी जान लेने के लिए काफ़ी थी। मैं उनको इतना पसंद करने लगी थी कि अपने एहसास के साथ खुद डरने लगी थी। उनकी नज़रें भी मुझे कुछ कहती हुई महसूस होती थी, आग देती हुई, कुछ बोलती हुई, कई राज बताती हुई महसूस होती थी। मैं जब भी उनकी आंखों में देखती तो मैं अपने आप को उनमें डूबता हुआ महसूस करती। उन्हीं दिनों दीदी के लिए एक बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आ गया। वे लोग बहुत अमीर और ख़ानदानी रख रखाव वाले थे और बहुत चाहत से दीदी का हाथ मांग रहे थे। मेरे मम्मी पापा ने हल्का फुल्का रस्म के तौर पर छानबीन करवाने का वक्त लिया और कुछ दिन के बाद दीदी का रिश्ता तय कर दिया। उन दिनों दीदी बहुत चुप रहने लगी थी क्योंकि मैं उनके दिल का हाल जानती थी, इसलिए उनसे हमदर्दी हो रही थी। मुझे दूसरी तरफ मेरे आदित्य सर के बदलते हुए अंदाज भी परेशान कर रहे थे। अब ना जाने वो मुझे ना ही देखते थे, ना ही मुझसे ज़्यादा बात करते थे। ये सब मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ दे रही थी। उन्हीं दिनों घर में शादी की तैयारियां होने लगी, क्योंकि दीदी के ससुराल वालों को शादी की जल्दी थी, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने भी उन्हें ज़्यादा इंतज़ार करवाना अच्छा नहीं समझा।
और शादी की तारीख रख दी गई। मैं अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाती और घर पर वापस आकर काम करती थी। दीदी तो जैसे बिल्कुल चुप होकर रह गई थी, ना बोलती थी ना ही हंसती थी, बिल्कुल गुमसुम होकर रह गई थी। मैं उन्हें इस तरह देखकर बहुत परेशान होती थी और साथ उनकी खुशियों के लिए भगवान से प्रार्थना करती। आखिर शादी का दिन भी आ पहुंचा और सुबह जब मैं उनको उठाने कमरे में गई तो वह अपने कमरे में नहीं थी, बल्कि एक खत था जो मेरे पापा ने पढ़कर फाड़ दिया था। हमारे सर पर तो जैसे आसमान गिर गया था। अब क्या होगा, ये सवाल पहाड़ की तरह हमारे सामने आकर खड़ा हो गया था। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। जग हंसाई, बेइज्जती, तमाशा, क्या कुछ नहीं होता जो हमें नज़र आ रहा था। आगे क्या किया जाए? मम्मी ने कहा, तुम अपनी बहन की जगह ये शादी कर लो, हम तुम्हें सुबह होते ही ले आएंगे। मैं हैरान नज़रों से उन्हें देखने लगी। मरती क्या ना करती। आखिरकार मुझे माँ बाप का मुंह देखकर उनका कहना मानना पड़ा। मुझे ये कुर्बानी भी देनी पड़ी। मैं विदा होकर पूरे जेवरात से लदी हुई कुछ खूबसूरत से 4 BHK बंगले में आ गई। उनके सभी घर वाले मेरी दीदी के बजाय मुझे देखकर हैरान रह गए। जो भी औरत मुझे देखने आती यही कहती, भगवान ऐसी किस्मत किसी को ना दे। जब मेरा पति मेरे कमरे में दाखिल हुआ, सब औरतें वहाँ से मुझे बधाई देते हुए चली गई। मैंने नज़र उठाकर देखा तो सहम कर बैठ गई। वह तो कोई और नहीं, आदित्य सर थे। जहाँ मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई, वहीं पर वह भी मुझे देखकर सुन रह गए। मेरी शादी तुमसे हुई है। वह इस तरह खुश लग रहे थे जैसे उन्हें दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। दीदी का रिश्ता भी इतनी जल्दीबाजी में हुआ था। मैंने लड़के का फ़ोटो भी नहीं देखा था और ना ही मेरी दीदी ने, क्योंकि मेरी दीदी के ऊपर तो कोई और ही भूत सवार था, और ना ही मैंने उनकी तस्वीर देखी थी, क्योंकि मेरे ऊपर तो शायद आदित्य नाम के आदमी का भूत सवार था। इसलिए आज हम दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा तो दिल ने इच्छा की काश तुम मेरी दुल्हन बनो, मगर फिर मैंने अपने दिल को डांट दिया। इतनी कम उम्र और हसीन लड़की मुझे कैसे मिल सकती है? उनकी बातें सुनकर मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी। फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मैं कैसे उनकी दुल्हन बनी। मेरी बात सुनकर वह भी परेशान हो गए। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वह दीदी को ढूंढने में मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मैं नहीं जानती कि उन्होंने अपने घर वालों से क्या बात की, क्योंकि उन्होंने मुझसे दीदी के बारे में कोई सवाल नहीं की। उनके घर वालों में उनके मम्मी पापा थे, उनका कोई बहन भाई भी नहीं था। वह मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझते थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैंने कुछ दिन में ही इंस्टीट्यूट जाना भी शुरू कर दिया था और अब मैं नई पहचान से इंस्टीट्यूट में जाती थी। मैं इतनी खुश थी कि हर कोई मुझे देखकर रस कर रहा था। मेरे इंस्टीट्यूट का कोर्स पूरा होने वाला था। मेरे पेपर भी चालू हो गए थे। मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, मेरी बहुत हेल्प करते थे। पेपर में मुझे खाने पीने का किसी तरह का कोई होश नहीं था। मैं चाहती थी कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आए और मेरे साथ मेरे घर वालों ने भी सुख का सांस लिया। उन दिनों मैं अपनी मम्मी के घर आई हुई थी। उस दिन मेरा शॉपिंग का मन था। मम्मी की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं ड्राइवर के साथ अकेली मार्केट आई थी। मैंने अपनी पसंद की हर चीज़ ली जो कभी सिर्फ देखकर छोड़ दिया करती थी। बहुत खुशी खुशी मैं शॉपिंग करके वापस आ रही थी जब रोड पर मुझे एक चेहरा नज़र आया। एक पल को मुझे लगा वह दीदी का चेहरा है। मैं अपना शक दूर करने के लिए अपना सामान गाड़ी में रखकर उस औरत की तरफ पलटी। मेरा शक यकीन में बदल गया। वह कोई और नहीं, मेरी दीदी ही थी। मगर वह जिस हाल में थी वह बहुत तकलीफ़ से भरा हुआ था। उन्होंने भी मुझे देख लिया था। मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो मुझे देखकर पलट गई। वह शायद मेरा सामना नहीं करना चाहती थी। मैंने भागकर उनका हाथ पकड़ लिया, उन्हें गले से लगा लिया। मेरी बहन, जो हमेशा से इतनी बन संवर कर रहने वाली औरत थी, उस वक्त बिल्कुल धूल मिट्टी से नहाई हुई थी। उनका कपड़ा फटा हुआ था। मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से गाड़ी में बिठाया और घर चलने के लिए राज़ी किया। वो पूरा रास्ता रो रही थी और सबका सामना करने से कतरा रही थी। घर आने के बाद मैंने उन्हें अपने कमरे में ले गई और उन्हें अपना नया सूट पहनने के लिए दिया। उसी बीच मैं अपनी मम्मी को देखकर आई। वह अपने कमरे में सो रही थी। दीदी के लिए मैं चाय लेकर आई और साथ में कुछ खाने के लिए भी लेकर आई। उन्हें इस तरह भूखा देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। वह इस तरह खाने को खा रही थी जैसे कि वो कब से भूखी हो। ये देखकर मेरा दिल दुख से भर गया और फिर मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ चली गई थी? फिर उन्होंने जो कहानी सुनाई वह कुछ यूँ है। वेदांत ने मेरा नंबर मेरी सहेली से ले लिया था। उसने जब मुझे देखा तो देखते ही मुझ पर अपना दिल हार बैठा था। मैं भी उसे पसंद करने लगी थी और दिन ब दिन ये पसंद हम दोनों की मोहब्बत में बदल गई। मैं धीरे धीरे उसकी मोहब्बत के जाल में फंसती जा रही थी।
मुझे उसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता था, ना सूझता था। मैं उसकी आंखों में देखती और उसके कानों से सुनती थी। उसकी मोहब्बत का भूत मेरे सर पर चढ़कर नाच रहा था। जब उसके रिश्ते को पापा ने ठुकरा दिया तो वो मुझे अपना दुश्मन मानने लगा था और वो मुझे मेरे माँ बाप के खिलाफ करता रहा और मैं उसकी बातों में आकर अपने माँ बाप से बगावत कर गई। जब उसकी वजह से मैं ये चार दीवारी पार कर गई और उससे शादी का बोला तो वो कमीनी हंसी हंसने लगा। कौन शादी? मैं तो ये सब तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए किया था। उसने मेरे भाई को भरे बाजार में बेइज्जत किया था। तुम्हारे बाप की वजह से मेरे भाई ने बहुत बेइज्जती सही थी, इसलिए मैंने तुमको फंसाया है। और वैसे तुमसे शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं, बस तुम मेरी हवस का एक चाहत थी जो अब ख़त्म हो चुकी है। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करने वाला था। तुम्हारी बहन तो मेरे जाल में नहीं फंसी क्योंकि तुम्हारे बाप ने समय रहते उसको बचा लिया और मेरे भाई की बेइज्जती की थी। लेकिन उस लड़की की किस्मत बहुत अच्छी थी, उसके पति ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। नहीं तो तुम दोनों का मैंने बहुत अच्छा प्रोग्राम बना दिया था। तुम दोनों को कोई पूछने वाला ना होता, तुम्हारे पूरे गांव में बदनामी हो जाती और ना तुम्हारी कभी शादी होती। इस पूरे गांव में तुम दोनों बहनों को बदनाम करके रख देता। उसने मुझे ये सब करके छोड़ दिया। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस घर आती और पापा का सामना करती, इसलिए मैं खुद जॉब कर रही थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए एक फैक्ट्री में दाल भरने की पैकिंग करती थी। फैक्ट्री के ही क्वार्टर में रहा करती थी। कितनी तनख्वाह थी जिसे सिर्फ खाना ही खा सकती थी। मम्मी पापा और तुम्हारे लिए तड़प तड़प कर रोज़ मर रही थी। उस लड़के ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुमको भी उस लड़की ने इतना परेशान किया था। तुमने समय रहते पापा को सब कुछ बता दिया और मैं सब कुछ छुपा लिया। तभी मैंने अपने आप को बर्बाद कर लिया। मेरी बहन को पापा मम्मी ने माफ़ कर दिया और अपनी बहन की शादी मैंने अपने ही ससुराल के रिश्तेदार में करवा दी। आज मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और मैं भी जॉब करती हूँ और मेरा पति भी जॉब करता है और मैं अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश हूँ। जिसको मैंने चाहा वो मुझे मिल गया, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अगर दीदी की शादी मेरे पति से हो जाती तो शायद मेरा पति भी अपनी ज़िंदगी में खुश ना होता और शायद मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश ना होती। इसलिए जो कुछ भगवान करता है वह सब भले के लिए होता है, लेकिन अपने जीवन में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अपना दिमाग और दिल सब कुछ खुला रखना चाहिए। तुम किसी के प्यार में इतने अंधे ना हो जाओ, अपने आप को ही भूल जाओ। मेरी ये कहानी सुनाने का मकसद यही है, दिल और दिमाग हमेशा खुला रखें। मेरी दीदी अपना दिल और दिमाग सब कुछ खो बैठी थी, इसलिए उसको इतना कुछ सहना पड़ा था और मैं अपना दिमाग हमेशा खुला रखती थी और आने वाली समस्याओं से हमेशा लड़ना जानती थी। इसलिए भगवान ने मेरा हर काम आसान कर दिया। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि जो मैंने कहा वह गलत है या सही। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।